Hello everyone, welcome to the Competition Guru #1 Coaching Institute for HP SET Sociology Examination. एस्पायरेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एचपी कमीशन यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेट एग्जामिनेशन जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम है वो होने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जिन्होंने सेट एग्जामिनेशन में उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोशियोलॉजी है। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सी ऐसी यूनिट्स थी जो कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें आपको सभी मैंने फोकस पॉइंट्स बताए थे सिलेबस के लिए, कौन कौन सी यूनिट्स पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट है। आज वही उसी से रिलेट हम थोड़ा पेपर को करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एचपी कमीशन यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक कमीशन ने सेट के एग्जामिनेशन में पूछे थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो, डैश इज, ये आपको ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स दिए होंगे और पूछा है इज द लॉ हुज पर्पज इज आइदर टू पनिश द पर्सन ऑफ हिज एक्सेस वायलेशन और टू सस्पेंड हिज फ्रीडम, यानी कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कि किसी पर्सन के लिए उनका पर्पस ही क्या होता है कि किसी को पनिशमेंट देना और वायलेंस के थ्रू कि कुछ भी करो बट सामने वाले को पनिशमेंट दे दो, ठीक है, और उसकी फ्रीडम को भी सस्पेंड करता है। तो ये कौन सा लॉ है? सिविल लॉ ये बात नहीं करता, वो भी प्रूफ के साथ चलता है, ठीक है। रिप्रेसिव लॉ, जब इमाइल डरखाइम आपके सिलेबस में है, जब सिलेबस डिस्कस किया था मैंने आपको, और एक मेरी डेमो वीडियो इस पर्टिकुलर थिंकर पर ही, आप कंपटीशन गुरु का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने जब आप लोगों को सोशियोलॉजी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कराई, उस टॉपिक के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि जब प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी यानी कि ओल्ड सोसाइटीज, तो वहां पे जो पनिशमेंट का रूल होता था, प्रोसेस होता था, वो बेसिकली रिप्रेसिव होता था। ओके, बट आज की सोसाइटी यानी मॉडर्न सोसाइटीज में इसका ऑपोजिट होने लगा है। सॉरी, अब आज की सोसाइटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ फॉलो होता है। रेस्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट, ऐसी लीगल एजेंसीज जो कि ये डिसाइड करती हैं कि पहले हम फैक्ट एंड प्रूफ देखेंगे, उसके बेस पे हम किसी पर्सन को सजा देंगे या पनिशमेंट देंगे। ओके, और पनिशमेंट भी ऐसी नहीं होगी कि सामने वाले के साथ हम जैसे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करें, उसके साथ जस्टिस भी हो, उसको पनिशमेंट भी दे दो। ओके, तो यहाँ पे अगर वायलेशन की बात आई है और उसकी फ्रीडम को सस्पेंड किया जाता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या होगा आपका? रिप्रेसिव लॉ। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं। अगर आप कंपटीशन गुरु के साथ क्लासेस ज्वाइन करेंगे, बट प्रॉपर क्लासेस लगाएंगे, क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है आपको उसको ध्यान से पढ़ते हो आप, तो आप पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप अजम्पशंस पे दे दोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकेंड, वैल्यू न्यूट्रलिटी वॉज रेज्ड बाय वेबर टू प्योर्ज जर्मन यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ। जो वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था वो किसका था? वेबर का था ना, जो कि जर्मन यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने दिया था। बट इनमें से वो कौन है कि उन्होंने भी दिया था? ऑप्शंस देखो, आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? मार्क्सिज्म। उन्होंने बोला कि जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है वो रेज की जर्मन यूनिवर्सिटी को प्योर करने का कॉन्सेप्ट किसने लिया था? तो ये मार्क्सिस्ट ने लिया था, क्योंकि बेसिकली वो भी जर्मन आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते थे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ मार्क्स बिगिंस हिज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ।
कार्ल मार्क्स ने अपना एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू किया था। किस बेस पे था उनका कैपिटलिज्म का एनालिसिस? क्या वो चीजों के ऊपर था, क्या वो आइडियाज थे, क्या वो वेल्थ सिस्टम था, या फिर वो कमोडिटीज थी? इनमें से क्या था? कैपिटलिज्म आपको पता है जहां पे हम बात करते हैं किसी ऐसी दो क्लासेस की जहां पे एक क्लास जो होती है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रही होती है और दूसरी रूल कर रही होती है, ठीक है। तो कैपिटल एंड वर्कर्स दो क्लासेस थी कैपिटलिज्म के अंदर, यही हमने कवर किया था। बट इसका आंसर क्या होगा मुझे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, प्लीज सभी मुझे इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा कमोडिटीज। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था जब ये कैपिटलिज्म करा रहे थे, फैचिज्म ऑफ कमोडिटीज, है ना। ये पढ़ा होगा जब आप लोगों ने कैपिटलिज्म पढ़ा। मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है कि कमोडिटीज के बारे में ही उन्होंने बोला था अपने कैपिटलिज्म के एनालिसिस में। तो इसका आंसर कमोडिटीज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who says that institutions are the general and relatively stable ways in which activities are organized to meet critical requisites? ठीक है, किसने कहा? वो कह रहे हैं, कोट दी हुई है कि किसने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट आर जनरल एंड रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, जिनमें एक्टिविटीज होती हैं वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ओके, तो ये टर्म जो है क्या ये रेडक्लिफ ब्राउन ने बोली है, एमाइल डर्खाइम की है, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोव्स्की की है, या क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की है? किसका ये कोट है? देखो आप सभी, मैंने हम आपसे जब एचपी सेट का जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम थिंकर पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें थिंकर के बारे में यही नहीं देखना कि क्या कॉन्सेप्ट्स दिए और सब बस फिनिश, बुक्स पढ़ ली और खत्म। उनकी पर्टिकुलर कोड्स जो उन्होंने उस, अब आपका जैसे यूनिट 10 तक आपका सिलेबस है, उन यूनिट 10 के अंदर हर एक टॉपिक की अपने अपने कोड है। हर उस थिंकर पे तो हमेशा फोकस करना है जो आपके सिलेबस के अंदर है। ओके, बाकी अगर आप करना चाहते हो वो आपका सरप्लस है कि आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट जितने 26 थिंकर सिलेबस में है तो प्लीज उनसे रिलेटेड कोर्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको कोड दी है कि जो किसने कहा कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो रिक्विसाइट्स होते हैं, मीट टू क्रिटिकल रिक्विसाइट्स। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात आएगी ब्रॉनिस्लाव मैलिनोव्स्की की कि ये चीज उन्होंने कही थी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। याद करो कि जब उनकी थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ी थी जो कि उन्होंने कल्चर से रिलेट करके बताई थी, पढ़ी थी ना, साइंस के ऊपर बात की थी उन्होंने, रिलीजन एंड मैजिक के ऊपर बात की थी, फील्ड वर्क किया उन्होंने ट्रोबियन आइलैंड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर है आपका सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रॉब्लम ऑफ इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी इज डिस्कस्ड बाय, क्या क्वेश्चन है कि जो प्रॉब्लम है इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी की ये किसने डिस्कस की है, कौन से ऑथर हैं जो ये बात करते हैं? ओके, तो ऑप्शंस देखो आप, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस या रॉबर्ट किंग मर्टन। क्या होगा इसका आंसर? इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ये सारी चीजें आपके जब थिंकर करोगे रेडक्लिफ ब्राउन तो उन्होंने बेसिकली सोसाइटी के जो प्री रिक्विसाइट्स बताए और जो उन्होंने फंक्शनल चीजें को डिस्कस किया था तब वहां पे इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी की भी बात की थी। ओके, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस बताती है उसको डिस्कस किया उन्होंने इस टॉपिक के अंदर। ओके, चलो 6th क्वेश्चन देखो। According to Merton, the term function
means the contribute made by any item in society to the maintenance of its social. किसके अकॉर्डिंग? मर्टन के अकॉर्डिंग. क्या कह रहे हैं कि जो टर्म है फंक्शन की वो क्या बताता है? कंट्रीब्यूट करता है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन देता है. वो एनी आइटम, कोई भी आइटम हो सकता है जिससे सोसाइटी बनी, सोसाइटी के मेंटेनेंस में वो अपनी सोशल इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं. तो क्या वो डिफरेंसेस होंगे, क्या वो सिमिलैरिटीज हैं, हिरार्की लेवल है या फिर ऑर्डर है? इनमें से क्या होना चाहिए? ओके तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो. आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा. जब भी मेंटेनेंस की बात होती है तो हम बात करते हैं सोसाइटी में कुछ पैटर्न होता है. ये पैटर्न्स कोई ना कोई ऑर्डर बताते हैं. वो ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. करेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्डर होगा. जहां भी मेंटेनेंस वर्ड आता है तो उसको हम ऑर्डर से कनेक्ट करते हैं कि हर एक सोसाइटी की मेंटेनेंस तब भी हो सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर या सिंपल सोसाइटी का भी एक ऑर्डर सही से काम करे. क्लियर? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7. अकॉर्डिंग टू मर्टन, दोज ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस विच लेसन द एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम. मर्टन ने क्या कहा? उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को जो कि एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट का पार्ट होते हैं. सिस्टम के अंदर एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट करते हैं. वो किसका पार्ट होते हैं इनमें से? फंक्शन का, नॉन फंक्शन का, डिसफंक्शन का या फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स का. बट लेसन है, लेस. लेसन मतलब कम, ज्यादा नहीं पूछा. ये भी चीज ध्यान रखना कि पूछा अगर पढ़ लिया यहाँ पे एडजस्टमेंट आ गया या एडेप्टेशन आ गया तो फटाफट हमने फंक्शंस पे कर दिया या फिर फंक्शंस ऑल्टरनेट पे कर दिया. बट लेसन वर्ड भी साथ में दिखना चाहिए. एक ट्रिक होती है एमसीक्यू में आपको फंसाने की कि भाई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा. तो सबसे अच्छी बात होती है क्वेश्चन को बार बार पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. आपसे लेसन फॉर्म में पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा, ना ही पॉजिटिव पूछा है. तो यहाँ पे आपका आंसर डिसफंक्शन हो जाएगा. क्योंकि जब सोसाइटी में डिसफंक्शनिंग होती है वहीं पे हमें वो इसलिए ही होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो चीज़ों को एडप्ट नहीं कर पा रहे या सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे. ओके जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी पैटर्न सोसाइटी की मेंटेनेंस में, स्टेबिलिटी में काम आ रहा है, वो पर्टिकुलर वो मेंबर प्ले नहीं कर पाता उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तभी डिसफंक्शनिंग आ जाती है. यही मर्टन कहना चाहते थे. ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. तो क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा रिपीट करो, दोबारा रीड करो, आपको समझ आ जाएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो. आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु कंसीडर्स स्ट्रक्चर्स एज ए मॉडल. कि जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक मॉडल का काम करता है ऑफ सोशल वर्ल्ड. किसके अंदर? जो सोशल वर्ल्ड है, सामाजिक दुनिया है ना, जो जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वो क्या है? एक सोशल वर्ल्ड है. उस वर्ल्ड के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है जिसको हम मॉडल बोलते हैं. राइट. एंड नॉट अ रियलिटी. बट क्या वो रियलिटी भी नहीं है अमंग द स्ट्रक्चरलिस्ट. किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग. ओके तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनमें से स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं. आपको 4 थिंकर गिवन है, आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, इनमें से कौन से नहीं. क्या आप सभी को कार्ल मार्क्स स्ट्रक्चरलिस्ट लगते हैं? कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं. तो पहला एलिमिनेशन तो यही हो जाएगा. सी लेमर्ट एंड एस फ्रॉड जो है बेसिकली इनकी साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ते हैं हम. ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं आते. तो कौन बचा? लेवी स्ट्रॉस बचे. लेवी स्ट्रॉस आप लोगों के सिलेबस में भी हैं. तो मैंने आपसे पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके सिलेबस में थिंकर हैं वो तो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, कौन सा पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, क्या कोट्स हैं इनकी, क्या बुक्स हैं, वो तो पता होना चाहिए. अगर वो आपको अच्छे से है, याद हो गए हैं, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो आपका सरप्लस पार्ट है.
ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर था कि स्ट्रक्चरिस्ट उन्होंने क्लियर करा कि मुझे सिर्फ वही पूछ रहा हूं मैं और कुछ नहीं पूछ रहा, तो उनका आंसर यहाँ गिवन है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द बुक, अब यहाँ पे बुक पूछी है मैनहाइम हैज, किसकी बुक, कार्ल मैनहाइम की, हैज प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये आप कौन सी बुक में उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बात की थी, किसने, कार्ल मैनहाइम ने। ये भी आपके सिलेबस के ही थिंकर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है उनकी बुक्स के ऊपर। बुक्स नहीं पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट्स पूछ लेंगे, बट उसको रिलेट करके तो जरूरी पूछेंगे, तो प्लीज थिंकर को आप लोग इग्नोर मत करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये इनका सबसे ज्यादा फेमस वर्क रहा, किसका, कार्ल मैनहाइम का। ओके, तो फेमस वर्क आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में बेसिकली उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात की थी, कुछ ऐसी इमेजिनेशन चीजें बताई थी जिसको हम बोलते हैं स्वप्न लोक या फिर कोई विचारधारा। आइडियोलॉजी विचारधारा, यूटोपिया स्वप्न लोक उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने प्रेटी बुर्जुआसी एंड कैपिटलिस्ट जैसी चीजें, ये सारी चीजों को क्लियर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, कोड यहाँ पे आपको दिए होंगे, उसको आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, बट वो पूछ क्या रहे हैं, हैरोल्ड गार्फिंकल के बारे में पूछ रहे हैं कि इन विच हिज एक्सपोजिशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर हैरोल्ड गार्फिंकल ने जो भी मेथड्स यूज करे थे आपको वो बताने हैं अब यहाँ पे। ओके, तो कौन कौन से हैं यहाँ देखो, पहला है डॉक्यूमेंट्री मेथड, द ब्रीच एक्सपेरिमेंट, रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, द एक्टेरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपको एक्सपोजिशन के अंदर एथनोमेथोडोलॉजी के जो उन्होंने मेथड्स थे उसको लगाना था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11।